तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज एक क्लास 12 के लिए जो टॉपिक है, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के लिए है, ठीक, जो चैप्टर का नाम था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसी में से जो टॉपिक है जो बचे हुए हैं अभी उसी को स्टार्ट किया जा रहा है। अभी आपका टॉपिक जो है पूर्ण रूप से अभी ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित 4 लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, ये बताना है। यानी कि आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित होते हैं। तो लघु बीजाणु 5 प्रकार से विन्यासित होते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से विन्यासित होते हैं। पहला आपका होगा चतुष्क फलकीय विन्यासित। क्या होगा? चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय पहला आपका क्या होगा? चतुष्क फलकीय होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा समद्विपार्श्व चतुष्क। समद्विपार्श्व चतुष्क। अब तीसरा आपका होगा, ठीक है, तीसरा अगर होगा क्रॉसिंग टेट्राड होगा। ठीक है, क्रॉसिंग टेट्राड। क्या होगा? क्रॉसित होगा, क्रॉसित टेट्राड। ठीक है, अब चौथा आपका क्या होगा? ठीक है, लाइनर यानी कि रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क। ठीक है, और पांचवा आपका होगा टी आकार का चतुष्क। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। चतुष्क फलकीय जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो चतुष्क फलकीय होता क्या है, ये हमको पहले देखना है। देखिए भाई, चतुष्क फलकीय उसे कहा जाता है जिसके फलक, ठीक है, जिसके चारों फलक चारों फलकों पर स्थित होते हैं। जिसके चारों लघु बीजाणु कहाँ स्थित होते हैं? चारों फलकों पर स्थित होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? पहले जब चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थिति होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं इसका फिगर भी देख लेते हैं। ये लघु बीजाणु हो गया, लघु बीजाणु का फिगर हो गया। ठीक है, यानी क्या है? एक 3 सामने है और एक इसके पीछे, यानी कि चारों फलक पे ये स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये लघु बीजाणु क्या है? चारों फलकों पर स्थित है, इसलिए क्या कहा जाता है? चतुष्क फलकीय कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? आगे वाले में लिखेंगे, इसमें कहा समद्विपार्श्व चतुष्क। समद्विपार्श्व चतुष्क का मतलब होता है कि जब 4 लघु बीजाणु एक ही तल पर स्थित हों। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? जब 4 लघु बीजाणु एक ही तल पर स्थित हों, एक ही तल पर स्थित हों, तो क्या कहेंगे? इसे द्विपार्श्व सममित कहेंगे। ठीक है, द्विपार्श्व चतुष्क कहेंगे। सॉरी, सममित नहीं होता, चतुष्क होता है। ठीक है, देखिए भैया, लघु बीजाणु इसमें कहाँ है? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, चारों लघु बीजाणु कहाँ है? एक ही तल में दिख रहे हैं। ठीक, एक ही तल में दिख रहे हैं। ठीक है, फिगर ऐसे करके सब बना भी लीजिएगा। अभी इसके एग्जाम्पल कौन कौन है इसको भी हमको बताना है। चलिए, अब उसके बाद है क्रॉसित टेट्राड।
क्रॉसिड टेट्राज जो होता है, इसमें अगर हम बात करें तो इसके जो दो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर होते हैं। और एक लघु बीजाणु क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, अर्धव्यास होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, मतलब अर्धव्यास के आकार का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम बताएं, पहले लिखें इसको, तो क्या होगा कि जब 4 लघु बीजाणु, आप लिखेंगे क्या, जब 4 लघु बीजाणु, कौन से बीजाणु, जब 4 लघु बीजाणु में से 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित होते हैं, 90 डिग्री पर स्थित होते हैं, तो इसे क्रॉसिंग टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग टेट्राड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर बनाया, अगर तुमने कहा है कि ये कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये कौन सी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ये इधर 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए भैया, यहाँ पे रेखीय चतुष्क है। रेखीय चतुष्क जो होता है, ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समांतर होते हैं तो इसे रेखीय चतुष्क कहते हैं। जैसे समांतर का मतलब कहा है इसमें, तो अब लिखेंगे क्या, जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फिगर की इसकी, तो कहा है एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, इस तरह से बनेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है, चारों लघु बीजाणु। क्लियर होगा। अब उसके बाद है यहाँ पे कहा है टी आकार का चतुष्क। टी आकार का चतुष्क हम नीचे बना दे रहे हैं, टी आकार का चतुष्क, टी आकार का चतुष्क, ठीक है, ये 5वां है। तो टी आकार के चतुष्क में क्या होगा कि जब 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु, जब 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु टी के आकार का हो, ठीक है, या फिर टी के आकार का हो और 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होते हैं, तो इसे टी के आकार का कहते हैं। जैसे हम अगर लिखना चाहेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आप कि जब 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु लंबवत, 2 लघु बीजाणु लंबवत, 2 लघु बीजाणु कैसे हो, लंबवत, और 2
और दो कैसे हों, जो अनुप्रस्थ हों, दो अनुप्रस्थ हों, दो कैसे हों, अनुप्रस्थ हों, तो इसे टी के आकार का चतुष्क कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फिगर की, तो ये फिगर जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है, नीचे से नहीं दिखेगा, इसलिए इसको हम इस तरह से बना रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, शायद दिखेगा वही चतुष्क वाला। तो ये दो क्या होंगे, टी के आकार का होंगे, टी के आकार के बन गए हैं, ठीक है, दोनों, और दो क्या होंगे, अनुप्रस्थ होंगे, ठीक है, ये बन गया चतुष्क वाला। ठीक, अब इन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप ऐसे बनाएंगे भी फिगर, ठीक है, और एग्जाम्पल भी इन सब का हम देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चतुष्कीय फलक जो होता है ये किस में पाया जाएगा, एग्जाम्पल में ये पाया जाएगा द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, कहाँ पाया जाएगा, द्विबीजपत्री में। समद्विपार्श्व चतुष्क में किस में पाया जाएगा, समद्विपार्श्व चतुष्क पाया जाएगा एक बीजपत्री में, किसमें, एक बीज पत्री में, किसमें, एक बीज पत्री में। उसके बाद है क्रॉसित टेट्राड, क्रॉसित टेट्राड जो होता है ये किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा मैग्नीलिया, किसमें पाया जाएगा, मैग्नीलिया में, किसमें पाया जाएगा, मैग्नीलिया में। फिर उसके बाद है रेखीय चतुष्क, रेखीय चतुष्क जो होता है ये किसमें पाया जाता है, रेखीय चतुष्क अगर हम बात करें तो हाइलोफिला में, किसमें पाया जाता है, हाइलोफिला में, आप लिख लेंगे हाइलोफिला में, ठीक है, हाइलोफिला में। अब उसके बाद है तुम्हारा टी आकार का चतुष्क, ये किसमें पाया जाएगा, इसको बोलते हैं एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया होगा, एक मिनट, लोकिया, ठीक है, ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। तो आप लिख भी लेंगे, मन कहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम रफ करें, फिर उसके बाद आगे इसको लिखते हैं। तो आगे पॉइंट करके लिखिएगा, लिख चलिएगा, लघु बीजाणु चतुष्क, आप लिखेंगे क्या कि लघु बीजाणु चतुष्क कुछ समय पश्चात एक दूसरे से अलग होकर, कुछ समय पश्चात एक दूसरे से अलग होकर लघु बीजाणु धानी में बिखर जाते हैं, लघु बीजाणु धानी में बिखर जाते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी ये एक या एक से अधिक, परंतु ये कभी कभी एक या एक से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क आपस में संयुक्त होकर पराग कण का निर्माण करते हैं, जैसे टाइफा, ठीक है, ड्रोसेरा, जैसे टाइफा व ड्रोसेरा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ पौधे जैसे मदार, आर्किड, कुछ पौधे जैसे मदार, आर्किड में लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक परागपिंड बनाते हैं, लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक परागपिंड बनाते हैं। कीट परागण की क्रिया, कीट परागण की जो क्रिया होती है, कीट परागण की क्रिया के समय परागपिंड से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, परागपिंड से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर आगे आप हेडिंग डालेंगे, लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकण, माइक्रोस्पोरो या फिर पॉलिन ग्रेन, ठीक है।
पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन, माइक्रो स्पोर्स, ठीक है, माइक्रो या फिर माइक्रो स्पोरो, ठीक है, माइक्रो स्पोरो, माइक्रो स्पोर, ठीक है, माइक्रो स्पोर, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणुधानी या पराग कण, लघु बीजाणुधानी या पराग कण, पराग कण या लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, ठीक है, धानी नहीं बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ हम इसकी बात अगर हम करें अच्छे से एकदम पढ़ते हैं इसको, ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है, तो IMP लगा लीजिएगा, ठीक है, ये 100% ये बोर्ड के पेपर में पूछता है, ठीक है। तो आप पहले फिगर बनाएंगे। अब फिगर में क्या क्या बनाना है ये इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक राउंड शेप बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, राउंड शेप बनाएंगे, बनाते हैं हम बीच में बनाएंगे ताकि इधर हम सब कुछ लिख भी सकें, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे आप फिगर। ठीक, इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। यहाँ पे जो है साइड साइड में एक उभरा सा पार्ट रहेगा ऐसे, ठीक है। अब ये बन गया आपका। अब यहाँ अगर हम बात करें कौन सा पार्ट है, तो इसको भी हमको देखना ही है, ठीक है। जिसको बोलते हैं जनन केंद्रक, क्या बोलते हैं इसको, जनन केंद्रक बोलते हैं इसको, जनन केंद्रक, क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इसको जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, इतना हो गया। जनन केंद्रक तो हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्धी कोशिका भी है। ये जो बीच में है जो खाली स्थान, इसको क्या बोलते हैं, वर्धी कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी कोशिका बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। ये वर्धी कोशिका हो गया। वर्धी केंद्रक कौन होता है अभी देखते हैं। तो वर्धी केंद्रक ये बीच वाला होता है वर्धी केंद्रक।
इस वाले बीच वाले को क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जनन केंद्रक हो गया, जनन कोशिका हो गया। ठीक है, जनन कोशिका, एक मिनट, जनन कोशिका भी नहीं हुआ, तो जनन कोशिका कौन होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो बीच में भरा है जनन कोशिका, इसको क्या बोलेंगे, जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। ठीक है, जनन कोशिका होगा, ये जनन कोशिका जब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बाह्य चोल भी होता है। ठीक है, बाह्य चोल भी होता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो नीली वाली जो पट्टी है दिख रही है, इसको बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं, यानी कि एक साइन बोलते हैं। ठीक है, एक्साइन बोलते हैं। अब उसके बाद बात करें, यहाँ जो रेड वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बचा है यहाँ पे जो बीच में जो उभरा हुआ जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, इसको बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जनन छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेम पेयर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेम पेयर बोलते हैं। ग्रेम पेयर। ठीक है, ग्रेम पेयर होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इतना आपको पता चला होगा। ठीक है, तो लघु बीजाणु जो होता है ये परागकण, लघु बीजाणु जो होता है ये परागकण। ठीक है, लघु बीजाणु क्या होता है, ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक कोशिका है, और ये परागकण की है। अब परागकण कैसे होगा, ये आगुणित होगा, आगुणित यानी कि एन टाइप होगा। कैसे होगा, एन टाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइप्लॉइड। ठीक है, हाइप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, यानी कि एन टाइप होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बाह्य चोल की, ठीक है, अंतःचोल। अंतःचोल जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो अंतःचोल में देखिए भैया, ये बना किसका होता है, तो ये अंतःचोल आपका बना होता है पेक्टो सेलुलोज का। किसका बना होता है, पेक्टो सेलुलोज का बना होता है आपका अंतःचोल। ठीक है, अंतःचोल बना किसका होता है, पेक्टो सेलुलोज का, पेक्टो सेलुलोज का बना होता है, पेक्टो सेलुलोज। ठीक है, पेक्टो सेलुलोज का ये बना होता है। और बाह्य चोल जो होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपका स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, अत्यधिक
प्रतिरोधक पदार्थ भी होता है, ठीक है, वसीय पदार्थ होता है। कैसे होता है ये? अत्यधिक वसीय पदार्थ होता है। यहाँ पे लिखेंगे आप, ये कैसे होता है? अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ है। कैसा है? वसीय पदार्थ है। मतलब क्या कि ये ताप, अम्ल और क्षार, ठीक है, ये क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। मतलब उस पर इस वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका? ताप का, अम्ल का और क्षार का, इस वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर वाली जो कवर होती है, उस पर ना तो ताप, अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया, जब इतना आपको पता चल गया, अब क्या है? इसके कारण से क्या होता है? परागण का जैविक अपघटन नहीं होता। क्या होता है? इसके कारण, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे कारण, जैविक अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैविक अपघटन नहीं होता। किसके कारण? इसके कारण, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन के कारण जैविक अपघटन नहीं होता, क्योंकि ये क्या करता है? ताप, अम्ल और क्षार का क्या होता है? प्रतिरोधक वसीय पदार्थ होता है। इस पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाह्य चोल पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब जब क्लियर हो गया तो देख लेते हैं वह जो क्या नाम है, ये जो है, ठीक है, मतलब परागकण जो होता है, परागकण का व्यास कितना होता है ये भी देख लेते हैं। तो परागकण का अगर हम व्यास की बात करें, किसकी बात करें? परागकण के व्यास की, तो 25 से 50 म्यूमीटर। अगर हम व्यास की बात करें तो 25 से 50 म्यूमीटर, 25 से 50 म्यूमीटर गोल, ठीक है, अंडाकार होता है। कैसे होता है? गोल होगा, अंडाकार होगा। कैसे होगा? गोल होगा और अंडाकार होगा, ठीक है। अब उसके बाद है, इसमें जो पराग नलिका की जो खोज है वो किसने किया था? इसमें जो पराग नली बनता है, क्या बनता है? पराग नली बनता है। तो पराग नली की खोज किसने किया था? पराग नली की खोज, ठीक है। तो पराग नली की अगर हम खोज की बात करें तो किए थे जीबी। कौन थे भैया? GVMC, ठीक है, GVMC ने 1824 में, 1824 में, ठीक है, इसकी ये खोज किए थे GVMC ने, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या कि परागकण, लिखेंगे आप परागकण नर युग्मकोद की, अब हेडिंग वही रहेगा, लघु बीजाणु या परागकण। उसमें लिखिएगा कि परागकण जो होता है, ठीक है, परागकण नर युग्मकोद भिद की प्रथम कोशिका होती है और परागकण एक आगुणित कोशिका होती है। परागकण क्या होता है? एक आगुणित कोशिका होती है या समानता गोल या अंडाकार होती है। इनमें दो भित्तियां पाई जाती हैं, इनमें दो भित्तियां पाई जाती हैं। फिर आप लिखेंगे आगे, बाहरी भित्ति बाह्यचोल तथा दूसरा आंतरिक भित्ति जो है अंतःचोल, और अंदर की भित्ति क्या कहलाती है? अंतःचोल कहलाती है। आपको पता है कि ये बाहरी भित्ति है तो क्या कहलाती है? बाह्यचोल, और अंदर की जो रेड वाला है इसे क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं, ठीक है, अंतःचोल कहलाती है। बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरो, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। आपको पता है कि बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन का किसी भी ताप, अम्ल, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा
क्योंकि यह उच्च ताप अम्ल क्षार को सहने में सक्षम होता है। अतः चोल क्या होता है? अतः अंतःचोल किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। परागकण परागकोश से निकलने से पहले, परागकण परागकोश से निकलने से पहले, ठीक है, निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है। इनके केंद्रक में क्या होता है? विभाजन होता है। मतलब ये जो परागकण होते हैं, ये जब परागकोश में रहते हैं तो निकलने से पहले क्या होता है? इनके केंद्रक जो होते हैं ये दोनों बट जाते हैं। ठीक है, उसी में मतलब बटते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको? परागकोश होता है। परागकोश में ये केंद्रक दोनों क्या होते हैं? बट जाते हैं। ठीक है, उसी परागकोश में। उसके बाद तब ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रक वर्धी केंद्रक जनन केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिससे एक जनन कोशिका तथा वर्धी कोशिका बनती है। जिससे एक जनन कोशिका तथा वर्धी कोशिका बनती है। इतना आपने लिखा होगा। ठीक है, तो बाकी की जो क्लास है, ठीक है, ये कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।